इस वीडियो में हम कुछ डायमेंशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे भाई। देखो, पहली प्रॉब्लम ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन ए सिस्टम बेस्ड अपॉन द मीट्रिक किलोग्राम एंड मिनट। ठीक, देखो आपने जब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ी थी तो पहले जो एप्लीकेशन थी डायमेंशन एनालिसिस की वो ये थी कि हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू, हम डायमेंशन मेथड के थ्रू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं, है ना। आपने बात की थी अगर कोई क्वांटिटी है Q, कोई क्वांटिटी बेटा Q, ठीक है, तो वो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, है ना। जैसे अगर हम बात करें ये जो चाक है ना बेटा, ये जो चाक है इसका अगर लेंथ देखें तो इसकी जो लेंथ होगी बेटा, इसकी लेंथ अगर देखें तो 15 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर होगी, 4 या 5 सेंटीमीटर होगी। इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। अब इस 5 सेंटीमीटर को मैं 5 सेंटीमीटर बोल दूं या फिर 0.05 मीटर बोल दूं, बात एक ही है ना। तो क्यू तो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन उस फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को या उस फिजिकल क्वांटिटी को हम दो सिस्टम में अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, है ना भाई जी। अगर मैं ये बोल दूं कि ये जो बोर्ड है इसका मास 5 केजी है, इसका मास 5 केजी है या फिर 5000 ग्राम है, भाई 5 केजी बोल दो या 5000 ग्राम बोल दो, बात एक ही है ना। तो वो इस अब मैं इसको अलग अलग ढंग से माप रहा हूँ, है ना, अलग अलग यूनिट सिस्टम से माप रहा हूँ, तो इसकी लेंथ के ऊपर तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं, है ना। तो जो क्वांटिटी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अगर लेकिन क्या होता है देखो, N1 U1, है ना, U1 is the unit of a system, है ना, in which we are measuring a quantity, ठीक। और U2 is another system, ठीक। U2 and U1 are two unit systems. U1 and U2 are two unit system, and N1 and N2 are their respective numerical values, ठीक। अगर बात करें देखो, ये मान लीजिए ये लेंथ मापनी, ठीक, ये लेंथ मापनी बेटा, और इसकी जो लेंथ अगर सीरीज में देखो तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं एसआई में मापू यानी कि मीटर में मापू तो इस लेंथ को मैं क्या बोल दूंगा, 0.05 मीटर, ये बोल दूंगा भाई। इसी लेंथ को मैं 5 सेंटीमीटर बोल रहा हूं और इसी लेंथ को क्या बोल रहा हूं, 0.05 मीटर, बात एक ही है, बात में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो अगर देखो, अगर बड़ा यूनिट सिस्टम लेंगे जैसे हमने मीटर लिया तो इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 0.05, है ना। और अगर हमने छोटे यूनिट सिस्टम पे गए तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक। चलो ठीक है, अब देखो बात सुनो। अब ये जो यूनिट सिस्टम है, जैसे कि मान लीजिए फोर्स की बात है, फोर्स का हमने डिस्कस भी किया था, जैसे फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, और जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन। और हमने निकाला भी था कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं बेटा, ठीक। 1 न्यूटन की डाइन होते हैं 10⁵5, ओके। अब देखो बात सुनो, अब जो डायमेंशन होगा किसी फिजिकल क्वांटिटी का वो सेम रहेगा, है ना। अगर डायमेंशन ऐसे कुछ बांटी नहीं गई है कि भाई एसआई सिस्टम के लिए डायमेंशन अलग होगा, है ना, या फिर सीजीएस के लिए अलग होगा, एफपीएस सिस्टम के लिए डायमेंशन अलग होगा, भाई सिंपल सी बात है। देखो बेटा, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, आप उसको चाहे सीजीएस में माप लो, चाहे एसआई में माप लो, चाहे मीटर में माप लो, चाहे सेंटीमीटर में माप लो, चाहे ग्राम में माप लो, चाहे किलोग्राम में माप लो, लेकिन उसका जो डिपेंडेंसी है बेस क्वांटिटीज के ऊपर वो सेम रहेगी, वो थोड़ी ना चेंज होने वाली है भाई। जैसे कि अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला बनता है m0l_t-1, है ना, m0l1t-1, ये फॉर्मूला बनता है। अब वेलोसिटी को चाहिए हम मीटर पर सेकंड मापे या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड मापे, डायमेंशन फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो अभी तो इस केस में हम उस डायमेंशनल अप्रोच को यूज करके ये कन्वर्जन करना है। तो देखो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन ए सिस्टम बेस्ड अपॉन द मीटर किलोग्राम एंड मिनट। देखो एक फोर्स है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 100, और एसआई सिस्टम को, सॉरी यूनिट सिस्टम क्या है उसका, एसआई सिस्टम न्यूटन में माप रहे हैं, ठीक ठीक। तो U1 क्या होगा अपना, न्यूटन होगा बेटा, और N1 कितना होगा, 100 हो गया, ओके ठीक है।
अब इस 100 न्यूटन फोर्स को आपको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और वो जो दूसरा सिस्टम वो किस प्रकार है, उसमें मीटर, किलोग्राम और मिनट की बात होगी। ठीक है, तो देखो मीटर और किलोग्राम देखें तो ये तो एसआई वाली है, लेकिन जो मिनट है बेटा वो एसआई की नहीं है, क्योंकि टाइम में जो टाइम होगा वो सेकंड में मापा जाता है। तो इसमें क्या प्रोसेस थी, इसको देखिए। देखो हमने ये क्या था कि N1 U1 = N2 U2। ठीक, तो N2 क्या हो जाएगा बेटा, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, U2 इधर चला गया, तो N1 U1 U2। ठीक है, अब देखो बात फोर्स क्वांटिटी की हो रही है, फोर्स की। अब फोर्स के लिए U1 सिस्टम में भी वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा जो किसमें होगा, U2 में होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा डायमेंशन के हिसाब से, N1 M1 L1 T1, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, मास गुना एक्सेलरेशन है ना, फोर्स, तो LT - 2 ये हो जाएगा। और इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला यही रहेगा, M2 L2 T2 - 2। देखो डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा भाई। चेंज क्या हो रहा है तो बेटा, चेंज ये हो रहा है कि इसमें जो मास मापा जाएगा और इसमें जो मास मापा जाएगा, इसमें जो लेंथ मापी जाएगी, इसमें जो लेंथ मापी जाएगी, उनकी यूनिट्स अलग है। ठीक, अब देखो N2 की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो, सिंपल है। तो इसमें देखिए, तो इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। हम 100 न्यूटन को एक दूसरे सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, जिसमें यूनिट्स, जिसमें मास किलोग्राम में मापा जाता है, लेंथ मीटर में मापी जाती है और टाइम मिनट में मापा जाता है। तो N1 की वैल्यू निकाल, N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 100 हो गया, 100। M1 / M2, और इसकी कलेक्टिवली पावर कितनी हो गई, 1। L1 / L2, इसकी कलेक्टिवली पावर कितनी हो गई, 1। और T1 / T2, और इसकी कलेक्टिवली पावर कितनी होगी बेटा, -2 हो गई। अब देखो इसमें, देखो ये जो U1 सिस्टम था, U1 मतलब कौन सा, न्यूटन सिस्टम। न्यूटन सिस्टम मतलब न्यूटन कौन सी सिस्टम की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, कौन सी सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। और एसआई सिस्टम में मास को किसमें मापा जाता है, मास को मापते हैं बेटा किलोग्राम में। ठीक है, लेंथ को किसमें मापते हैं, मीटर में, और टाइम को किसमें मापते हैं, सेकंड में, एसआई सिस्टम में। कौन सी सिस्टम में, एसआई में। और ये जो 100 न्यूटन है, न्यूटन मतलब एसआई यूनिट। ठीक है, न्यूटन मतलब एसआई यूनिट है। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट। ठीक है, तो मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, टाइम सेकंड। ओके, तो इस केस में मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, लेकिन टाइम किस में, मिनट में। तो M1 M2 सेम है भाई, है ना। M1 M2 क्या हो जाएंगे, M1 M2 दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, हमारा जो N2 आएगा वो क्या आएगा, N1 यानी कि 100 M1 / M2। तो M1 क्या है बेटा, kg, M2 भी क्या है, kg, पावर क्या है, 1। ठीक है भाई, लेंथ किस में है, मीटर में, इसमें लेंथ किस में है, न्यूटन वाले सिस्टम में भी, सॉरी इसमें गिवन सिस्टम में भी मीटर में, पावर कितनी है, 1। ओके, इसमें टाइम कितना है, T1 कितना है, सेकंड में, और यहाँ पे कितना है, मिनट में। ठीक है, और पावर कितनी है, -2। तो ये सिस्टम तो हो गया कैंसिल, ये जो टर्म है ये क्या हो गई, कैंसिल, ये हो गई कैंसिल। तो N2 की वैल्यू क्या बची बेटा, 100। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है बेटा, 60 सेकंड होती है एक मिनट में, है ना। यानी कि एक मिनट को 1/60 सेकंड लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 60, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2। ठीक, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू में 1/60 की पावर 2। इसको हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि 1/36 यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन गिवन है, हाफ mv² = mgh, है ना। आप जानते हैं हाफ mv² किसका एक्सप्रेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का, और mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक, तो इस इक्वेशन को
क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है, इसको बाय डायमेंशनली हमें चेक करना है। ठीक, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर जो m है वो मास है, v वेलोसिटी है, इस टर्म में m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h क्या है, हाइट है। ठीक है, चलो करते हैं सिंपल सी बात। भाई आप है दैट इज ए कांस्टेंट, और ये कौन सा कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है आप। ओके, m इज द मास, और मास अपने आप में खुद भी इस क्वांटिटी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मास को m, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m है ना। L और P वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप खाली ये लिख सकते हो m1। ओके, v इज द वेलोसिटी, और बेटा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है ना। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट खुद क्या है, लेंथ है, और टाइम खुद क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो हम इसको वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं बेटा, L T माइनस 1 है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, और नीचे वाला टाइम क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, उसका स्क्वायर। सही बात। राइट हैंड साइड में देखिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर कोई इक्वेशन सही है तो उसके जो राइट और लेफ्ट के जो डायमेंशन बढ़ेंगे वो दोनों क्या इक्वल होंगे, वही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, इस केस में mgh में देखो m का m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कई बार बात कर चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन वाला होगा, क्योंकि वो है तो एक्सेलरेशन ही। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और टाइम का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा LT-2। ओके, अब ये h है बेटा, ये है हाइट, h क्या है, हाइट, और हाइट भी क्या है, बेसिकली हाइट भी तो लेंथ है ना, हाइट भी क्या है, लेंथ है, तो इसका बढ़ गया डायमेंशन n। अब भाई इनको जोड़ के लिख दो, तो जोड़ के लिखेंगे तो देखो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर क्या है, पावर 2 है, तो m की पावर 1 बेटा, l की पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। ठीक, जोड़ के लिख दिया। अब भाई राइट साइड में देखते हैं, भाई मास, ओके, लेंथ एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है, तो लेंथ की कितनी होगी बेटा, पावर 2, और t -2। अब देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आपके इक्वल है, हिंस दैट इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, और वैसे भी आपको पता होगा कि हाफ एम स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, mgh इज पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों है तो सेम टाइप की क्वांटिटी है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, एनर्जी वाला पड़ेगा, एनर्जी वर्क है ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा, इस इक्वेशन में देखो ये गिवन इक्वेशन है, p प्लस में a अपॉन में b स्क्वायर इनटू में b माइनस b इज इक्वल टू RT। ये आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन जो आइडियल मतलब ऐसी चीज होती है जिसको हम गेन नहीं कर पाते, है ना, और वो आइडियल इक्वेशंस होती है या फिर कोई आइडियल कंडीशन होती है, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में होती है। लेकिन जो इक्वेशन है ये क्या है, रियल गैस इक्वेशन, जो बर्नौली ने दी थी, सॉरी वंडरवाल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वंडरवाल गैस इक्वेशन में क्या होगा कि P प्लस में A अपॉन में V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT, है ना। P वो गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू RT, है ना, फॉर 1 मोल, है ना, PV इज इक्वल टू RT। लेकिन जो रियल गैस इक्वेशन का जो बिहेवियर होता है, भाई आइडियल गैस मतलब ऐसी गैस जिसमें जो एटम मॉलिक्यूल्स उनके बीच में कोई अट्रैक्शन ना हो, उनके जो मॉलिक्यूल्स एटम्स है गैस के वो कोई स्थान नहीं घेरा, उनकी वॉल्यूम क्या हो, नेग्लिजिबल। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कुछ वॉल्यूम भी होती है और उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्सेज होती है, वो फोर्स बहुत कम हो लेकिन फोर्स होती है। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनती है वो होती है वंडरवाल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो वंडरवाल गैस इक्वेशन में बेटा हमें ये चीज गिवन है, P प्लस में A अपॉन में V स्क्वायर V माइनस B और RT। ठीक है भाई, अब यहां पर जो P है वो है प्रेशर, ये जो P डिनोटेशन है दैट स्टैंड्स फॉर प्रेशर। A इज ए कांस्टेंट, ठीक है, जिनको वंडरवाल कांस्टेंट बोला जाता है। V इज वॉल्यूम,
इधर भी जो v है वो वॉल्यूम है, और b क्या है अपना बेटा, b है कांस्टेंट, b कांस्टेंट है, वंडरवॉल कांस्टेंट, a एंड b बोथ आर वंडरवॉल कांस्टेंट्स, r इज गैस कांस्टेंट एंड t इज टेम्परेचर। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वाला है वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b, a और b के डायमेंशन निकाल के बताओ क्या होंगे। तो भाई हमने पढ़ा था कि फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जब उन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेशन लगते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेशन लगते हैं, तो वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, सेम नेचर की होगी, है ना। यानी कि हम फोर्स में वर्क नहीं जोड़ सकते, ना वर्क से वेलोसिटी घटा सकते हैं। वर्क में वर्क जुड़ेगा, एनर्जी में एनर्जी जुड़ेगी, एनर्जी से एनर्जी घट सकती है, फोर्स से फोर्स घट सकती है, फोर्स से फोर्स घट सकती है, फोर्स से वेलोसिटी नहीं घटेगी। ठीक, तो दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इस केस में देखें तो भाई ये जो पहली वाली टर्म है p प्लस में a अपॉन में v स्क्वायर, है ना, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा कि ये ऑपरेशन है एडिशन ऑपरेशन, है ना, प्लस का साइन लग रहा है आपको, ये p प्लस में a अपॉन में v स्क्वायर, यानी कि p और a v स्क्वायर का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब इन दोनों का एडिशन हो रहा है तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या मिलेगी आपको, सेम नेचर की मिलेगी। मतलब p और a v स्क्वायर की जो यूनिट होगी, जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो अगर देखें तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे कंडीशन में, p और a अपॉन में v स्क्वायर का डायमेंशन क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। अब p क्या है बेटा, p प्रेशर है, v क्या है, वॉल्यूम है, तो a के लिए क्या पड़ेगी, p v स्क्वायर पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई, p और a अपॉन में v स्क्वायर है, इन दोनों के जो डायमेंशन होंगे वो सेम होंगे, है ना। मतलब ये दो फिजिकल क्वांटिटी, एक प्रेशर है और एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी a अपॉन में v स्क्वायर, a को हम नहीं जानते, ठीक है, एक के बारे में हमें निकालना है, लेकिन हमें इतना पता है कि भाई अगर ये प्रेशर है तो इसका ये भी प्रेशर होगा, a अपॉन में v स्क्वायर भी प्रेशर होगा, ठीक है, मतलब a अपॉन में v स्क्वायर का भी जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर वाला होगा। तो P इक्वल टू a अपॉन में v स्क्वायर, तो बेटा a क्या होगा, p v स्क्वायर, ओके, तो a क्या होगा, p v स्क्वायर। तो भाई P क्या होता है, प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स अपॉन एरिया एंड V इज द जस्ट वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, हम 3 डायमेंशन में लेते हैं वॉल्यूम को, ठीक है, तो उसको L3 बन जाएगा। ठीक, तो देखते हैं इसका क्या बनता है। P इज द प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा बेटा, फोर्स अपॉन में एरिया, और V क्या बनेगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि लेंथ क्यूब और इसका स्क्वायर, सही, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है भाई, मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो फोर्स होगा मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो इसके लिए जो डायमेंशन बढ़ेगा वो बढ़ेगा मास गुणा में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि m(2), और नीचे एक्सेलरेशन क्या बढ़ेगा बेटा, L3। अच्छा, ये L3 है, वॉल्यूम L3 है, और L3 का स्क्वायर है तो L की पावर 6, L की पावर क्या होती है, 6, फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी स्क्वायर है, ठीक हुई। तो इधर L की पावर है 6, इधर L की पावर है 2, तो इसको अगर कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे कितनी पावर बच जाएगी बेटा, L की पावर बच जाएगी 4, L की पावर बच जाएगी 4, ठीक। अब निकाल दो भाई, तो एक का क्या बढ़ गया भाई, m L की पावर 4, एक ये 1 है तो L की पावर क्या होगी, 540 माइनस 2, तो दैट इज द डायमेंशन फॉर A, दैट इज द डायमेंशन फॉर A। डायमेंशन क्या बने, m की पावर 1 यानी कि 1 इन मास, 5 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, ये है A के डायमेंशंस, ठीक। अब इसी प्रकार देखो बिग के बारे में निकाल सकते हो, B जो कांस्टेंट है उसके डायमेंशन क्या होंगे भाई, B है वो वॉल्यूम में से घटाया गया है ना, V माइनस B, देखो ये टर्म में देखें तो जो B है वो वॉल्यूम में से घटाया गया है, तो जो वॉल्यूम में से घटाया गया तो सिंपल सी बात है भाई, वॉल्यूम में से कभी भी एरिया नहीं घटेगा, ना हाइट घटेगी, वॉल्यूम में से वॉल्यूम भी घट सकती है ना। कभी आपने सुना है कि भाई 10 मीटर क्यूब में से 5 मीटर स्क्वायर एरिया घटा दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो V माइनस B, तो जो B होगा वो भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और B के लिए वॉल्यूम वाला हिट क्या हो जाएगा, डायमेंशन, तो m0 L3 T0, दैट विल बी डायमेंशन फॉर B। तो ये अप्रोच यूज करके आप
इस टर्म की ए और बी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हुई वो है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, मतलब आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। देखो देखो क्वेश्चन वाले ने ये कहा है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल में डिपेंड्स अपॉन मास वेलोसिटी रेडियस ऑफ द सर्कल डिराइव द फॉर्मूला। देखो एक तो सबसे पहले बात उसने एक वर्ड यूज किया है मे, है ना। मे मतलब वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है भाई, वो फिक्स नहीं है कि वो इन फैक्टर के ऊपर भी डिपेंडेंट मिलेगा आपको। मतलब इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मूले के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक। तो देखो बात क्या है, जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एक आदमी है, वो उसने एक धागा लिया, एक रस्सी ली, और उस रस्सी के एक एंड के ऊपर उसने एक पत्थर को बांधा है, ठीक है। और उस पत्थर को वो कॉन्स्टेंटली यानी यूनिफॉर्मली स्पीड से ऐसे घुमा रहा है, ठीक। एक दिन शायद पहले भी एक दो लेक्चर में जिक्र हुआ था सेंट्रीपिटल फोर्स का। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे अगले वाले यूनिट्स में, लेकिन अब यहाँ पर इतना समझ लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स नेसेसरी टू सर्कुलेट ए बॉडी, है ना। एक बॉडी को सर्कुलेट करने के लिए जो एक फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। अब देखो आपने देखा होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने शायद ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, है ना। कोई चीज है, आप उसको ऐसे घुमा रहे हो, है ना। अगर आपके पास थ्रेड या एक स्टोन है, एक स्टोन और थ्रेड है, तो आप बहुत अच्छे से सेंट्रीपिटल फोर्स को फील करोगे, ठीक। या फिर जैसे मान लीजिए ये एक स्टोन है, पत्थर है एक, और एक आदमी है, ठीक है। ये एक आदमी है, उसने एक रस्सी से एक स्टोन को बांधा और वो उसको ऐसे सर्कुलेट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। अब जब यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो देखो अब उसको आपने भी फील किया होगा कि उस आदमी को, या अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, या अगर आपने ड्यूरिंग गेम टाइम आपने कभी किया हो, तो उसको जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी बेटा, स्टोन के परपेंडिकुलर फोर्स होगी। और वो परपेंडिकुलर मतलब वो स्टोन को अपनी तरफ ही खींचेगा, सिर्फ अपनी तरफ, है ना। वो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, अपनी तरफ होगी। अब ऐसे नहीं वो ऐसे खींचेगा, लेकिन वो जो फोर्स होगी वो सिर्फ मतलब वो एक डायरेक्शन चेंजिंग फोर्स है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका काम क्या है कि हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है। आपने सर्कल पढ़ा होगा मैथ में जो सर्कल है भाई, सर्कल की जो मेन प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कल एक ऐसी शेप होती है जिसकी हर पॉइंट के ऊपर क्या होती है, अलग डायरेक्शन होती है ना। यानी सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्नर्स होते हैं। मतलब सर्कल, अगर कोई ये सर्कल, आपने एक सर्कल ड्रा कर दिया तो इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको डिफाइन करना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो कि सर्कल एक ऐसी शेप है जिसमें हर पॉइंट के ऊपर क्या होते हैं, डायरेक्शन चेंज होती है। मतलब हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, आपको अलग टेंजेंट खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका यही काम होता है। अगर कोई मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या कर रही है बेटा, वो उसको हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है, और इसके लिए आपको उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक। चलो इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ोगे आप नेक्स्ट यूनिट्स में। तो देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखो अब आपके पास ये सिस्टम है, ये स्टोन है, ये रस्सी है, ठीक है, और ये आदमी इसको घुमा रहा है, ठीक। तो आपके पास मास है, लेंथ है, और इसकी एक वेलोसिटी है, ठीक। तो जो क्वेश्चन वाला है उसने भी यही पॉसिबिलिटी दिखाई है कि भाई ये जो फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लगा है, ठीक है। ये लेंथ के ऊपर डिपेंड हो सकती है, इसकी मास के ऊपर डिपेंड हो सकती है, और इसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो हो सकती है। देखो आपने अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को फील किया होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई बहन है, या अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है ना, और आप उसको घुमा रहे हो ड्यूरिंग मस्ती टाइम, आप उसको ऐसे घुमा रहे हो, तो शुरू में आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी जो ऐसी होगी, टेंजेंशियल फोर्स होगी। लेकिन जब आप उस बच्चे का मोशन यूनिफॉर्म हो जाएगा,
मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, तब आपको सिर्फ उसके हाथों को ऐसे खींचना पड़ता है बेटा, एंड वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज पर डिपेंड कर सकती है बेटा, उसने पॉसिबिलिटी दिखाई कि भाई लेंथ के ऊपर डिपेंड हो सकती है, मास के ऊपर डिपेंड हो सकती है ना, कि वो कितना भारी है, वो जो पत्थर है, वो जो बच्चा है, वो कितना भारी है, और दूसरी बात वो लेंथ मतलब वो कितनी दूर है ना, आपसे कितनी दूर है, इसके ऊपर डिपेंड हो सकती है, और कितनी वेलोसिटी से घुमाना चाह रहे हो आप, कितनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घुमाना चाह रहे हो, इन तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ठीक है, तो फोर्स के बीच में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में और इन एम एल और वी के ऊपर डिपेंडेंस क्या होगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, आप ये एप्लीकेशन में पढ़ा भी था आपने कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो मास है, तो मान लीजिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास के ऊपर डिपेंड है और उसकी डिपेंडेंसी हमने ले ली बेटा ए। ठीक है, लेंथ के ऊपर डिपेंड है तो लेंथ के ऊपर डिपेंडेंसी ले ली बी। ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी ले ली सी। ठीक, ओके बेटा, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, लेंथ एंड वेलोसिटी, और उनकी डिपेंडेंसी ले ली ए बी। देखो आप ये डायरेक्टली वर्ड मत बोलो पहले, ठीक है, आप ये कर लो, इसका मतलब ये है भाई ये ए बी सी अभी अननोन है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो तो मतलब इनवर्सली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब आप अभी तक ये बोलो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन मास विद पावर ए, डिपेंड्स ऑन लेंथ विद पावर बी, डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी विद पावर सी। ओके, अब इसका सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इन सभी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखने हैं। तो डायमेंशन लिखो, तो देखो सबसे पहले इसको आप क्या करते हो, के लिख देते हो, यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हो प्रोपोर्शनलिटी के लिए। ठीक, ओके, अब के इज कांस्टेंट, यहाँ पे रख लो, इसको अवॉइड करो तो कर नहीं सकते। ठीक, m इज द मास, तो मास इज द बेस क्वांटिटी, तो बेस क्वांटिटी है मास, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा बेटा m a। l इज द लेंथ, तो लेंथ भी क्या है, बेस क्वांटिटी है, डायमेंशन क्या बनेगा l की पावर b। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है, जो आपके पास जो लिस्ट है 7 फिजिकल क्वांटिटी की जो सीजीपी हमने बताई है उनमें वेलोसिटी नहीं आती ना, तो दैट इज डायरेक्ट क्वांटिटी। तो किन के ऊपर, किन से डायरेक्ट की गई है, किन पे डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ और अपॉन में टाइम, तो lt - 1 और इसकी पावर क्या होगी। ओके, इधर क्या है, फोर्स है, इधर क्या है, फोर्स है, और फोर्स क्या होता है, मास गुना एक्सेलेरेशन, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, mlt-2, तो ये बढ़ेगा भाई mlt-2। ओके, अब भाई हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन बनानी है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म्स है उनका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वही डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो इधर देखिए तो डायमेंशन क्या बनेगा बेटा, m एक बार है तो m की पावर क्या हो जाएगी a। ठीक है, लेंथ इधर भी है इधर भी है, तो लेंथ की क्या हो जाएगा बेटा b + c। टाइम सिर्फ एक बार है और -1 और ऊपर एक c पावर है तो माइनस का c। ठीक है, अब देखो इधर डायमेंशन क्या है, 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। इधर डायमेंशन क्या है, a इन मास, b + c इन लेंथ, -c इन टाइम। दोनों को इक्वल पुट कर दो, तो a की वैल्यू क्या आएगी भाई 1, b + c की वैल्यू क्या आएगी बेटा आल्सो 1, और -c की वैल्यू क्या आएगी बेटा -2। तो इधर से सिंपल से 3 इक्वेशन बनी है, 3 वेरिएबल है, निकाल दो। a = 1 होगा, क्लियर है अपना काम। c = -2, तो c की वैल्यू आ गई 2, ये वैल्यू 2 यहां पर पुट करेंगे, दैट विल गिव b = 2 पुट करेंगे, b = -1। ठीक ठीक, तो a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो a b c, तो अगर आप बेटा इधर पुट करें तो f क्या होगा, kmv² अपॉन में l, है ना, क्योंकि v क्या था अपना, v की पावर क्या है 2 है, c की वैल्यू 2 आई है तो mv², और l की पावर b, तो b क्या है 1 है, तो ये सॉरी -1 है तो नीचे आ गया, और मास की पावर क्या है 1a। ठीक, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल